नमस्कार दोस्तों अगर भारत में कभी भी दो अमीर शख्सों की बात हो तो मुकेश अंबानी और रतन टाटा जी का नाम आना तो लाजमी है। ऐसे में लोगों के मन में ये सवाल तो जरूर बना रहता है कि दोनों में सबसे अमीर कौन है। मुकेश अंबानी के नेटवर्क रतन टाटा से कागजों में कहीं गुना आगे नजर आती है, लेकिन क्या सच में मुकेश अंबानी रतन टाटा से ज्यादा अमीर हैं? अगर आप भी इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के हमारे इस वीडियो में हम रतन टाटा और मुकेश अंबानी जी के पूरे इतिहास के बारे में हम आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों इस रोमांचक वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों रतन टाटा और मुकेश अंबानी की नेटवर्क का कंपैरिजन करते समय इन दोनों लोगों का इतिहास जानना तो बेहद जरूरी है। इसीलिए सबसे पहले हम रतन टाटा के इतिहास के बारे में जानेंगे। दोस्तों टाटा का ये इतिहास आज से 152 साल पहले सन 1868 में शुरू हुआ, क्योंकि इसी साल जमशेद सिंह टाटा जी ने टाटा ग्रुप की स्थापना की थी। इनका जन्म सन 1839 में गुजरात की नौसादी में हुआ था। 14 साल गुजरात में बिताने के बाद वो आगे की पढ़ाई के लिए मुंबई शिफ्ट हो गए थे और इसी शहर में उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की और अपने पिता के साथ काम करने लगे। दोस्तों शुरुआत से ही जमशेद जी अपना खुद का बिजनेस करना चाहते थे। हालांकि उस समय अंग्रेजों की राज की वजह से अपना बिजनेस शुरू करना बहुत ही मुश्किल होता था, लेकिन जमशेद जी के इरादे काफी मजबूत थे। आखिरकार जमशेद जी ने सन 1868 में अपनी जमा करी हुई पूंजी 21,000 रुपए से अपना बिजनेस शुरू किया। बिजनेस में उन्होंने एक कॉटन कंपनी की शुरुआत की और यहीं से टाटा ग्रुप की नींव पड़ी। जमशेद जी की उम्र उस समय सिर्फ 29 साल थी और उन्होंने अपनी शुरुआत नागपुर में एक कॉटन मिल बना के शुरू की थी। इस शुरुआत से ही एक क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने में विश्वास रखते थे और वे कॉटन के बिजनेस को समझने के लिए कई बार इंग्लैंड भी गए थे। जमशेद जी ने अपनी कॉटन मिल को बहुत ही अच्छी तरह चलाया और साथ साथ उन्होंने अपने आगे की प्लानिंग भी शुरू कर दी। असल में जमशेद जी एक स्टील कंपनी खोलना, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बनाना और भारत में एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोलना था, क्योंकि जमशेद जी भारत को एक सशक्त देश बनाना चाहते और वो तभी संभव था जब भारत में शिक्षा का स्तर सुधरेगा। जमशेद जी ने इन तीनों लक्ष्य को हासिल करने में अपना काम शुरू कर दिया था, लेकिन अफसोस की बात यह है कि जमशेद जी अपने पूरे जीवन में इन तीनों लक्ष्य में से एक भी लक्ष्य हासिल नहीं कर पाए थे। एक बार जमशेद जी को इंडियन होने की वजह से 5 स्टार होटल में जाने से रोक दिया था और तभी उन्होंने सोच लिया था कि वो एक ऐसा 5 स्टार होटल बनाएंगे जिसमें सभी भारतीय लोगों को जाने की आजादी होगी। तभी उन्होंने मुंबई का मशहूर ताज होटल को बनवाया था। असल में जमशेद जी खुद से ज्यादा अपने भारत के और भारत के लोगों के बारे में सोचते थे और यही राय उन्होंने अपने बेटे दोराब जी को दी थी। साल 1904 में जमशेद जी के निधन के बाद कारोबार की पूरी जिम्मेदारी जब दोराब जी पर आई तो उन्होंने न सिर्फ अपने पिताजी के आदेश पे चलते हुए सभी प्रोजेक्ट को पूरा किया, बल्कि उन्हें एक नई ऊंचाइयों तक भी पहुंचा दिया। दोराब जी ने अपने पिता का सपना पूरा करते हुए साक्षी नाम के एक गांव में अपना स्टील प्रोजेक्ट प्लांट लगाया। साल 1938 में दोराब जी के बाद टाटा सन्स की पावर डीआरजी टाटा के हाथ में आ गई। डीआरजी टाटा एक जबरदस्त बिजनेसमैन थे। वे बहुत तेजी से नई कंपनियां और नए बिजनेस शुरू करते थे। उस समय जेआरडी टाटा कंपनी की चेयरमैन बने। उस समय टाटा ग्रुप में 14 कंपनियां हुआ करती थी। दोस्तों जेआरडी टाटा ने भारत की पहली एयरलाइंस टाटा एयरलाइंस की शुरुआत की थी। इसको आज हम एयर इंडिया के नाम से जानते हैं। इसके अलावा टाटा की कुछ मशहूर कंपनियां जैसे टाटा केमिकल, टाटा टी, टाटा मोटर्स और टीसीएस की शुरुआत भी जेआरडी टाटा ने ही की थी। सन 1991 में जेआरडी टाटा कंपनी का चेयरमैन पद छोड़ा था। कंपनी की संख्या 1495 तक पहुंच गई थी। जेआरडी टाटा भी सबसे पहले भारत और भारत के लोगों के बारे में सोचते थे, इसीलिए वो टाटा के सोशल वर्क को एक कदम और आगे ले गए थे। जेआरडी टाटा के बाद ग्रुप के चेयरमैन बने रतन टाटा। रतन टाटा के चेयरमैन बनने के बाद टाटा ग्रुप की कंपनियां और भी ऊंचाइयों पर पहुंच गई। अब टाटा सिर्फ भारत में नहीं पूरी दुनिया में एक जाना माना ब्रांड बन चुका है। तो ये तो हुई बात टाटा ग्रुप की। अब हम बात करते हैं मुकेश अंबानी के इतिहास के बारे में। दोस्तों मुकेश अंबानी की ये कहानी साल 1960 में शुरू होती है, क्योंकि उसी साल उनके पिता धीरू भाई अंबानी ने रिलायंस कॉर्पोरेशन कमर्शियल की शुरुआत की थी। दरअसल धीरू भाई अंबानी का जन्म सन 1932 में गुजरात के जूनागढ़ में हुआ था। ऐसे तो उनके पिता एक टीचर हुआ करते थे, लेकिन फिर भी धीरू भाई अंबानी को उनकी पढ़ाई में कुछ खास दिलचस्पी नहीं थी।
उन्होंने 10वीं कक्षा के बाद अपनी पढ़ाई छोड़ दी और पढ़ाई छोड़ने के बाद उन्होंने कई छोटी मोटी नौकरियां करना शुरू कर दिया, लेकिन उनका मन हमेशा खुद का व्यापार करने में हुआ करता था। अपने सपने को पूरा करने के लिए साल 1960 में मुंबई के अंदर अपनी पहली कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशन कमर्शियल की शुरुआत की। ये कंपनी भारतीय मसाले और कमर्शियल यार का व्यापार करती थी। इसके बाद 1966 में धीरू भाई ने कपड़े का व्यापार चालू किया और अपनी दूसरी कंपनी रिलायंस टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड की नींव डाली। साल 1973 में इस कंपनी का नाम बदलकर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड रख दिया गया। धीरू भाई अंबानी भले ही ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनके अंदर बिजनेस करने की जबरदस्त काबिलियत थी। वे लोगों का भरोसा जीतने और अपनी बात मनवाने में माहिर थे। इसीलिए यही वजह थी कि उस जमाने में रिलायंस के बाद जरूरत से ज्यादा इन्वेस्टर मौजूद थे, जबकि दूसरी कंपनियां चाहे जितनी भी मेहनत करके इन्वेस्टर का भरोसा नहीं जीत पाती थी। इसके बाद धीरू भाई अंबानी ने कई अलग तरह के बिजनेस शुरू किए, वो टॉप बिजनेसमैन बन गए। साल 2002 में धीरू भाई अंबानी के निधन होने के बाद उनके दोनों बेटे में उनका पूरा बिजनेस बांट दिया गया, लेकिन बाद में अनिल अंबानी को बिजनेस में लॉस होने लगा, जिससे उनकी कई कंपनियां बैंक करप्ट हो गयी। अभी हाल ही में उनका बयान भी आया था कि उनके कारोबार में घाटा होने की वजह से उनकी नेटवर्क जीरो हो गई है। इसके विपरीत मुकेश अंबानी जी अपने पिताजी से मिले, बिजनेस को बहुत अच्छे से चलाया और वो अपनी सारी कंपनियां इतनी ऊंचाई पे ले गए कि न कि सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों तक में आज मशहूर बिजनेसमैन में नाम आता है। दोस्तों ये तो हुआ दोनों कंपनियों का इतिहास। दोस्तों अब हम रतन टाटा और मुकेश अंबानी जी की तुलना करके ये पता लगाने का प्रयास करते हैं कि दोनों में ज्यादा अमीर कौन है। दोस्तों अगर मुकेश अंबानी जी की बात करी जाए तो उनकी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, जबकि रिलायंस रिटेल, रिलायंस पेट्रोलियम और रिलायंस जियो सभी कंपनियां रिलायंस इंडस्ट्रीज की सब्सिडी है। अब अगर बात करें टाटा ग्रुप की तो रिलायंस कंपनी की तुलना में इसकी सहायक कंपनियों की संख्या कई गुना ज्यादा है, क्योंकि टाटा ने हर एक कंपनी में अपनी दस्तक दी हुई है। तो ऐसे में अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो टाटा का मार्केट कैप रिलायंस से ज्यादा रहता है। ऐसे में ये सवाल उठता है कि टाटा का मार्केट कैप रिलायंस से ज्यादा है तो फिर रतन टाटा का नेटवर्क मुकेश अंबानी से इतना कम क्यों है? असल में इसका कारण ये है मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज के लगभग 48% मालिक हैं, इसीलिए उनकी नेटवर्क 88 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई थी। और अगर बात की जाए रतन टाटा की तो टाटा कंपनी में उनके शेयर 1% से भी कम है, जिसके कारण उनकी नेटवर्क मुकेश अंबानी के सामने काफी कम नजर आती है। ऐसे में तो ये सवाल भी उठता है कि रतन टाटा सिर्फ 1% के ही मालिक हैं, तो बाकी शेयर होल्डिंग किसके पास है? तो दोस्तों हम आपको बता दें कि टाटा की लगभग 66% होल्डिंग उनके द्वारा बनाए गए चैरिटेबल संस्थाओं के पास सर रतन टाटा ट्रस्ट, सर दुर्राव जी टाटा ट्रस्ट और टाटा एजुकेशन ट्रस्ट, ऐसी बहुत सी संस्थाओं के नाम शामिल हैं। दोस्तों ये संस्थाएं भारतीय क्षेत्र में अलग अलग लोगों की मदद करने का काम करती है। अगर ये 66% शेयर ट्रस्ट के नाम ना होकर रतन टाटा जी के नाम पर होते तो यकीनन वो भारत के नहीं बल्कि पूरे एशिया के सबसे अमीर शख्स कहलाते। तो हमें ये पता चलता है मुकेश अंबानी भले ही पेपर पे अमीर है, लेकिन असल जिंदगी में रतन टाटा उनसे लाख गुना आगे हैं। बाकी इन दोनों लोगों के बारे में आपकी राय क्या है हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।